नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी कक्षा में पाठ 13 लक्ष्मी नारायण रंगा। लक्ष्मी नारायण जी का परिचय पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था। लक्ष्मी नारायण रंगा की एकांकी है अमर शहीद। आज इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर करने की यशोगाथा है। अमर शहीद एकांकी में वीर शिरोमणि सागरमल गोपा ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान दिया था, उसी बलिदान की यश की गाथा इस एकांकी में हम पढ़ेंगे। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी और निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया था। जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय जैसलमेर का जो राजा था वह स्वेच्छाचारी था, यानी अपनी ही इच्छा से काम करता था, किसी की नहीं सुनता था। बहुत अत्याचारी, निरंकुश था। उसी के खिलाफ सागरमल गोपा ने क्रांति की शुरुआत की थी। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उनको बंदी बना लिया था, यानी जैसलमेर का जो राजा था, उन्होंने सागरमल गोपा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। बंदी गृह जेल को बोलते हैं। जेल में बंद करके अमानवीय ऐसी यातनाएं, ऐसे कष्ट जिन्हें मानव झेल नहीं सकता है, ऐसे कष्ट उनको जेल में दिए गए। लेकिन आपने यानी सागरमल गोपा ने आतताई अत्याचारी शासन के सामने झुककर माफ़ीनामे पर दस्तखत यानी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जैसलमेर के राजा ने एक पत्र दिया जिस पर सागरमल गोपा को कहा कि आप माफ़ीनामा लिखो, सॉरी लेटर लिखो कि आपसे गलती हुई है। लेकिन सागरमल गोपा अत्याचारी शासन के खिलाफ नहीं झुका और उन्होंने उस कागज़ पर साइन नहीं किए। अंत में उन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। सागरमल गोपा की शहादत यानी बलिदान ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। और जैसे ही सागरमल गोपा की शहादत हुई, उनका बलिदान हुआ, बलिदान होते ही राजस्थान में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस आज़ादी के आंदोलन में एक नई ही ऊर्जा का सूत्रपात हुआ। तात्विक दृष्टि से यानी तत्वों की दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। देखिए, एकांकी के तत्व होते हैं जिसमें डायलॉग, संवाद, वातावरण, कथा, ये सब कुछ होते हैं। तो तत्वों की दृष्टि से भी ये एक सफल एकांकी है। इसकी संवाद योजना यानी इसके जो डायलॉग है वो बहुत ही ओजपूर्ण भाषा और शैली में है, जो पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। ओज का मतलब होता है तेज। इसमें जो डायलॉग हैं, उन डायलॉग्स को सुनने के बाद में आप पाठकों के मन में भी देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी। आइए आगे एकांकी का अध्ययन करते हैं। अमर शहीद पात्र परिचय। एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं? सागरमल गोपा 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहन रखा है, हाथ में हथकड़ियाँ और पाँव में दोहरी यानी डबल बेड़ियाँ जंजीरों से जकड़े हुए। गुमान सिंह रावलोत है पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जेलर है करनीदान, जेलर का नाम है करनीदान, जो जैसलमेर जेल का इंचार्ज है। बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर, ये सब सिपाही है। 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय है। और आप सभी जानते हैं, कोई भी नाटक, कोई भी एकांकी है, उसका मंचन होता है मंच के ऊपर। तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से इस एकांकी की शुरुआत होगी। स्टूडेंट्स, आप सभी
इस एकांकी के पात्रों का अच्छे से आप लोगों को अध्ययन करना है। देखिए, सागरमल गोपा इस एकांकी का मुख्य पात्र है। सागरमल गोपा। गुमान सिंह रावलौत पुलिस अधीक्षक है। जेलर करनीदान जेल का इंचार्ज है और ये सभी जो है वो जेल में सिपाही है। इस पाठ में से एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है, जिसमें ये होता है कि ये कथन किसने किससे कहा। तो आपको पूरी एकांकी को ध्यान से पढ़ना है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको कहा था कि एकांकी आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। आइए आगे। 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय। पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। मैंने अभी आपको बताया कि एकांकी का मंचन मंच पर होता है। पहले पर्दा गिरा हुआ होता है, फिर पर्दे को हटाया जाता है। जैसे ही पर्दा हटता है वहाँ जेल की कोठरी का सीन दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ है। रंगमंच स्टेज के बीच सागरमल गोपा बैठा है। उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है और पाँव में भारी बेड़ियाँ हैं। बेड़ियों के कारण उसके पाँव में घाव पड़ गए हैं। उन घाव में से खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो बिल्कुल मैले कुचेले हैं। बैंत से मार मार कर पीट कर जगह जगह से उसके कपड़ों को फाड़ दिया गया। उन पर खून के धब्बे लगे हुए हैं कपड़ों पर। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना यानी दुख के निशान देखे जा सकते हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की सी चीख निकल जाती है। वह दांत भींचकर अपने दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में। तो स्टूडेंट्स, सागरमल गोपा को जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती है और वह थोड़ा सा भी हिलता डुलता है तो दर्द के कारण एक हल्की सी चीख निकल जाती है। वह अपने दांतों को भींचकर अपने दर्द को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके निचले अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख अचानक ही निकल आती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलौत खूनी भेड़िए की सी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नज़र आता है। तो प्रारंभिक जो इसका सीन है उसमें जेल का सीन दिखाया गया है, जिसमें सागरमल गोपा जेल की जो यातनाएं हैं उन यातनाओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और ऐसी यातनाएं जो शायद मानव सहन नहीं कर सकता है। एक लाइन आपने देखी होगी कि उसके अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाने के कारण वह जो है वो बरबस ही चीख पड़ता है। तभी गुमान सिंह रावलौत आता है खूनी भेड़िए की नज़र से और मुस्कुराता हुआ वहाँ खड़ा दिखाई देता है। सागर चीखता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। तो गुमान सिंह कहता है, नहीं सही जाती तो महारावल जवार सिंह जी से माफ़ी मांग लो। महारावल महाराजा है जैसलमेर के जवार सिंह जी, उनसे माफ़ी मांगो कि तुमने गलती की है। जबकि सागर का मानना है कि उसने कोई गलती नहीं की। सागर कहता है, माफ़ी किस बात की, कौन से अपराध के लिए माफ़ी? तो गुमान सिंह कहता है, सागर एक अपराध हो तो बताऊं, राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। यानी गुमान सिंह के अनुसार राज्य के प्रति द्रोह करके राजा के खिलाफ जाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम्हारा ये जो अपराध है, इस अपराध से जैसलमेर की नाक कट गई, गुमान सिंह कहता है। सागरमल कहता है, राष्ट्र प्रेम करके मैंने तो जैसलमेर की नाक ऊंची कर दी गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। आगे देखिए, गुमान, लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता, महारावल है जैसलमेर के राजा, महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। सागर, लेकिन क्यों? गुमान, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की है, तुमने राजा के साथ गद्दारी की है, तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। महारावल को तुमने डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा है। इस राज्य को तुमने जंगल का राज्य कहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न आता है कि सागरमल गोपा ने
कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो सागरमल गोपा ने एक तो लिखी जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये किताबें लिखी। इन किताबों में सागर ने लिखा कि जैसलमेर का जो राजा है वो डाकू है, हिंसक है, अत्याचारियों का रक्षक है और यहाँ पर कोई राज्य नहीं है, ये तो जंगल राज्य है, प्रजा का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए जवाहर सिंह नाराज होकर उसने सागर को जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, आपको ध्यान रखना है। तो सागर कहता है अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, मैंने गलत थोड़ी कहा है, सही कहा है मैंने। गुमान, बिल्कुल गलत कहा है तुमने बिल्कुल गलत कहा है। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया तूने उसी थाली में छेद कर दिया गद्दार। गुमान सिंह कहता है कि तुम नमक हराम हो, तुम्हारी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल, जैसलमेर में भाटियों का शासन था, राजा जो था वो भाटी राजवंश का था, तो तुम्हारी पीढ़ियों ने इस राजवंश का नमक खाया और तुमने उसी राजवंश के साथ गद्दारी कर दी। सागर, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेज़ों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया है। तो सागर कहता है कि गद्दार मैं नहीं, गद्दार तो तुम लोग हो जो अंग्रेज़ों से मिले हुए हो और इस मातृभूमि के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। जनता को डरा धमका कर उनके ऊपर आप ऐसे ऐसे कानून थोपते हो जो बिल्कुल भी सही नहीं है। गुमान सिंह गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं करवाया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले के ऊपर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने ये सब किया या नहीं किया? तो गुमान कहता है, गुमान सिंह, कि तुम लोगों ने जैसलमेर की जनता को राजा के खिलाफ उकसाया है, भड़काया है। तुम लोगों ने हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा करवाया है। तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह करवाया है, भूख हड़तालें करवाई है, क्रांतिकारी कविताएं लिखी है और जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा की। तुम लोगों ने महारावल को नजराना, पहले क्या करते थे, जो भी राज्य में राजा से मिलने के लिए जाता था, राजा के लिए कोई भेंट लेकर जाता था, तो तुमने राजा को भेंट भी नहीं दी। क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महाराजा के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? और यही तुम्हारा अपराध है। सागर कहता है, किया 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का ध्येय ही यही है, लक्ष्य यही है, जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। दूसरा प्रश्न आया है, ध्यान देना। सागरमल गोपा ने अपने जीवन का क्या ध्येय बताया? ध्येय कहते हैं उद्देश्य को। तो सागरमल गोपा ने कहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जैसलमेर की जनता को जागृत करना और सामंती राजाओं के अत्याचारों को नष्ट करना। मैं अपने प्राणों की बाजी लगा देना चाहता हूँ, लेकिन जैसलमेर के राजा के सामने झुकूंगा नहीं, ये मैंने दृढ़ निश्चय किया है। गुमान गुस्से से, और तेरे जैसे पीवणे सपोलियों को मैं पाँव से कुचल देना चाहता हूँ। पीवना सपोलिया, देखिए जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर ज़िला है। जैसलमेर साइड में सांपों की एक किस्म होती है जिसे पीवना सपोलिया कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जो सांप है यह व्यक्ति के सीने पर आकर बैठ जाता है और उसकी सांसें पी जाता है और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो गुमान सिंह कहता है कि तू तो पीवना सपोलिया है, मैं अपने पाँवों से तुम्हें कुचल देना चाहता हूँ। तो सागर कहता है, गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और ओडायर मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरे सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा।
गुमान चीख कर, ओह चुप कर कमीने, ये सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं? तेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं? मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं? पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है, ठहर अभी बताता हूँ। जोर से पुकारता है बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर, ये सब सिपाहियों को बुलाता है और तीनों सिपाही आते हैं। एक साथ कहते हैं, हुक्म रावलोची। गुमान सिपाहियों से कह दो इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़ें, लाते, घूंसे, लाठी और बूट यानी जूतों की ठोकरें मारे, मार मार कर इसका कचूमर निकाल दो। बीरबल, चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पाँव के बल। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घूंसा, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके पाँव पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह ज़ोर से चीखता है, गुमान सिंह। वह सिपाही ज़ोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि जेल में सागरमल को क्या क्या यातनाएँ दी गई। तो सिपाही लात, घूंसे, लाठी, बूट से ठोकरें मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं और उसे अमानवीय यातनाएं देते हैं। उसके निचले अंगों में मिर्ची चढ़ा दी जाती है। ये सारी यातनाएं उसको जेल में दी जाती हैं। गुमान, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे से आता है। वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। इसे वो सज़ा दूंगा कि यह उम्र भर याद रखेगा। जेलर करनीदान, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ये स्वतंत्रता के दीवाने सिर कटा लेंगे पर सिर झुकाएंगे नहीं। ये प्रश्न बना साहब, ये स्वतंत्रता के दीवाने सिर कटा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, ये कथन किसने किससे कहा? तो ये कथन जेलर करनीदान ने गुमान सिंह से कहा। ठीक है। गुमान असमंजस्य में, आपकी बात मैं समझा नहीं। जेलर, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर ज़रूरी बातें करनी है। गुमान, जाते जाते मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। जेलर, ज़रूरत ज़रूर, हाँ, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। गुमान, ठीक है। जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है। उसकी नब्ज पल्स देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है और धीरे धीरे कर्राता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बिठाता है और पानी पिलाता है। जेलर सहानुभूति, सिंपैथी दिखाते हुए, सागरमल, सागर कहता है, जी। जेलर, सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा। तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह, क्या दशा हो गई है देख तेरी। सागर, धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। हम स्वतंत्रता के दीवाने हैं। हमने दृढ़ निश्चय किया है कि मातृभूमि को आज़ाद करा के रहेंगे। हमें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। जेलर, तो तुम क्या चाहते हो? सागरमल कहता है, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, मुझे भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। कि देश तो आज़ाद होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये लोग ज़रूर मार डालेंगे। सागर उठने का प्रयास करता है। जेलर उसको सहारा देकर खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के 1000 सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। सागर कहता है कि यदि मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो मैं हज़ारों बार ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। जेलर, पर सागर जरा सोच, ये स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार सब खत्म हो जाएगा। सागर, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने के नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। ये आया साहब यहाँ से प्रश्न कि जो स्वतंत्रता के दीवाने होते हैं उनको कुछ चाहिए नहीं होता है, वो तो दुनिया को कुछ देने के लिए आते हैं। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, इस संसार को सजाते हैं। जेलर, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो क्या हो जाएगा?
हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। और चलते चलते यदि कदम थक गए तो सागर, तो ये मशाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। सागर कहता है कि यदि मैं मर गया तो मैं लोगों के मन में देशभक्ति की ऐसी भावना जगा कर जाऊंगा कि हज़ारों लोग देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो जाएंगे। जेलर, पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी ये मशाल जलती रहेगी? जेलर कहता है कि तेज तूफान अर्थात जैसलमेर का जो राजा है, क्या वो राजा तुम्हें जिंदा छोड़ेगा क्या? सागर, वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए, अर्थात वो व्यक्ति ही क्या जो आतताई और अत्याचारियों से डर जाए। फिर भी अगर ये मशाल बुझने लगी, यदि मैं मर भी गया तो हज़ारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। यानी मैं मर भी गया तो हज़ारों देशभक्त मुझसे प्रेरणा लेकर देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना है, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, चाहे जल्दी या देर। फिर मरने से डर कैसा? जेलर, पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले? सागर बीच में बात काटकर, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। प्रश्न आएगा सागरमल के अनुसार, स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है वो किस भावना से लड़ा जा रहा है? वो परोपकार की भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते हैं। तो सागर कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी जो आम का बाग लगाता है वो अपने लिए नहीं लगाता है, वो दूसरों के लिए लगाता है। हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं ताकि वो आज़ादी में सांस ले सके। और ये आज़ादी की लड़ाई जो है ये परोपकार, दूसरों की भलाई की भावना से लड़ी जा रही है। गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। तो सागर कहता है कि भागीरथ, ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी स्वर्ग में बहती थी, राजा भागीरथ इसे धरती पर लाया था, तो वो अपने लिए नहीं लाया था, वो लोगों के लिए लाया था ताकि वो लोग जल से अपनी प्यास बुझा सके। उसी प्रकार ये आज़ादी की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। तो जेलर कहता है कि गंगा लाकर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, लेकिन तू इसी कालकोठरी में मर जाएगा। सागर, नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब की मेरी कहानी बने? उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। इसलिए नींव के पत्थर पर महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। सागर कहता है कि नींव का पत्थर कभी ये नहीं कहता है कि मेरी कहानी बने, उसका काम तो है एक इमारत को आधार प्रदान करना। उसी प्रकार हम भी अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी चाहते हैं। जेलर, फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागर, जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यश के गीत गाए? वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए और हरे हरे पत्ते। कि जब बसंत ऋतु आती है तो उससे पहले पतझड़ में पत्तों को झड़ना होता है। सागर कहता है कि हम भी स्वतंत्रता सेनानी उन्हीं पतझड़ के पत्तों की तरह हैं जो हम झड़ जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन हमारे मिटने पर नई जो पीढ़ी होगी वो पीढ़ी आराम से रहेगी, स्वतंत्रता में सांस ले सकेगी। जेलर, फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मुश्किल से मिलता है, तुम उसे ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो बिना फल की आशा के।
सागर, यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती है, उठती भी है या नहीं, वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्णाहुति हो जाएगी, तुम्हारे एक के बलिदान से कौन सा देश आज़ाद हो जाएगा। सागर कहता है जेलर साहब, जैसे एक बीज गलकर सैकड़ों बीज पैदा कर देता है, एक लो जलकर हज़ारों दीपक जला देती है, एक लहर उठकर हज़ारों लहरें उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्ण आहुति न बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी मेरे प्राणों का दीप। जेलर, पर सागर, तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जेलर कर्णिदान जो है वो सागर को समझाने का प्रयास करता है कि यदि तुमने बात नहीं मानी राजा की तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन सागरमल कहता है कि मुझे मरने का कोई गम नहीं है, न मुझे मरने का भय है। मैं तो मरकर भी लोगों में एक ऐसी प्रेरणा जगा कर जाऊंगा कि वो सब लोग देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आगे की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।